हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट पॉइंट। मैं हूं राहुल सिंह चौहान और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के एमसीक्यूज। क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस्ड दोनों लेवल के हैं, तो आप खुद की प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में सोर्सेस से भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, जैसा कि CUET में भी पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। नवंबर लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के आसपास आप लोग के प्री बोर्ड भी हो जाएंगे, तो तब तक हमारी कोशिश रहेगी कि सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर पाए। तो आप भी वीडियो स्किप न करके पूरा देखें। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। और आप अपने स्कोर को नीचे कमेंट जरूर करें कि आप कितना स्कोर कर पाए। अगर आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे किसी भी तरह से, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसकी अपडेट आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। हमारे चैप्टर का टाइटल है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो चलिए अब एमसीक्यू शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जेम्स प्रिंसेप्स कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एपिग्राफी। इंडियन एपिग्राफी के डेवलपमेंट में जेम्स प्रिंसेप महोदय का क्या कंट्रीब्यूशन है। पहले समझिए एपिग्राफी क्या होता है। एपिग्राफी कहा जाता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों को देखा जाए। He deciphered the Brahmi script used in most of the Ashokan inscriptions. यहाँ पे बात हो रही है ब्राह्मी लिपि की। दूसरा, he deciphered the Kharoshti script used in most of the Ashokan inscriptions. खारोष्टी स्क्रिप्ट। तो ये दोनों ऑप्शन सही है या इसमें से कोई सही नहीं है? तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही है। जेम्स प्रिंसेप महोदय ने ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा था इन द ईयर 1838 और इन्हीं का मेजर रोल था आपके खारोष्टी स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which century is known as the transitioning era of the early Indian history? कौन सी सदी बदलाव का काल माना जाता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में? 6th, 7th, 8th या 10th? इसका राइट आंसर क्या होगा? 6th सेंचुरी। ऐसा क्यों है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संगम इज ए लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज। जो आपका संगम लिटरेचर है वो किस भाषा में लिखा गया है? तमिल में लिखा गया है, मलयालम, संस्कृत या फिर मराठी में? इसका आंसर क्या होगा? तमिल। संगम लिटरेचर का लैंग्वेज क्या है? तमिल है। अगला क्वेश्चन। हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। हरिसेन किनका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? एक्चुअली चंद्रगुप्त अगर आप बार बार देखते तो आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अभी हम आपका क्लियर कर देते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये आपका मौर्यन डायनेस्टी के रूलर है। इन्होंने ही मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 321 BCE। 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये गुप्त डायनेस्टी के रूलर हैं। यहाँ सवाल पूछा गया कि हरिसेन जो है किनका कोर्ट पोएट था, तो इसमें आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे किनके? गुप्ता डायनेस्टी के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following is the author of अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र एक एंशिएंट इंडिया की किताब है, उसको किसने लिखा है? कल्हण, कालिदास, कौटिल्य या फिर बाणभट्ट? तो इनके ऑथर का क्या नाम है? कौटिल्य। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा, चाणक्य। तो कौटिल्य जो है चाणक्य का ही दूसरा नाम था। इनका और एक नाम था, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। तो आप कहीं जो है कौटिल्य देखिए, चाणक्य देखिए या विष्णुगुप्त देखिए, वो एक ही पर्सन को रिफर करता है, किनको? चाणक्य को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु वाज धम्म महामत्त? ये जो धम्म महामत्त कौन थे?
इतना जान लीजिए कि ये क्या होते थे, ये ऑफिसर्स होते थे, लेकिन इनका काम क्या होता था ये देखना है, ठीक है। स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर टैक्स कलेक्शन, नहीं, टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं थे। फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द किंगडम, ना, लॉ ऑर्डर के लिए भी इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। अशोक के धम्म के मैसेज को साम्राज्य में लोगों के बीच पहुंचाने के लिए जिस ऑफिसर को उसने अपॉइंट किया था उन्हीं को क्या कहा जाता था, धम्म महमद। तो धम्म का मैसेज क्या था, बेसिकली ये आपका मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर था। जैसे अपने बड़ों की इज्जत करो, आप जो है ब्राह्मण के प्रति जो है जनरस रहो, आप अपने सर्वेंट्स को जो है काइंडली ट्रीट करो, स्लेव्स को काइंडली ट्रीट करो, और भी दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो, यही अशोक का धम्म कहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ए बुक ऑन, जो अर्थशास्त्र है उसका जो है सब्जेक्ट मैटर पूछ रहा है कि वो किसके बारे में लिखा हुआ है, उसमें क्या कंटेंट है। इकोनॉमिक रिलेशंस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, फॉरेन पॉलिसी, ड्यूटीज ऑफ ए किंग। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द जातक्स वेर रिटेन इन, जो जातक कहानियां हैं वो किस भाषा में लिखी गई है, इसका राइट आंसर क्या है, पाली। जातक में हम लोगों को गौतम बुद्ध की जो प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड स्टोरी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, द क्वीन हु हैड इंडिपेंडेंट एक्सेस टू लैंड अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ संस्कृत लीगल टेक्स्ट, जो आपका संस्कृत लीगल टेक्स्ट है उसमें औरतों को जो है रिसोर्सेज कंट्रोल करने की जो है आज़ादी नहीं थी, उनको राइट्स नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऐसे क्वीन का जिक्र है जिनको इंडिपेंडेंट एक्सेस था लैंड का, वो कौन थी, इसका राइट आंसर आपका होगा प्रभावती गुप्त। ये कौन थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, और इनका शादी जो है वाकाटक डायनेस्टी के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, Samants maintained themselves through local resources including control over land. They offered homage which provided military support to rulers. इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो सामंत थे, जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ें कि वो लोकल रिसोर्सेज को जो है मेंटेन करते थे, उनका जो है लैंड पे अच्छा खासा दबदबा रहता था, और जरूरत पड़ने पे वो अपने राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी दिया करते थे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 एंड 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज मगध कैपिटल इन 4th सेंचुरी BCE, यहाँ पे होगा 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में मगध की राजधानी क्या थी, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका पाटलिपुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो ऐसे सरकार चलाने की पद्धति जहां पावर जो है कई लोगों के बीच बटा हो, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर उसको एक्सरसाइज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। मोनार्की तो जानते ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिश्ड अ सेट्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन, अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोकन इंस्क्रिप्शन को किस ईयर पब्लिश किया था, इन द ईयर 1877। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए भी थे कि अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आपके एएसआई के, एएसआई मतलब क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हु इश्यूड द फर्स्ट कॉइन्स बेयरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पूछ रहा है किसने जो है पहला कॉइन इश्यू किया जिसपे हम लोग को शासक का नाम देखने को मिलता है और उसका फोटो इमेज भी बना हुआ देखने को मिलता है, मौर्यंस, गुप्तास, इंडो ग्रीक या फिर सतवाहंस। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडो ग्रीक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्का बना हुआ, जैसे यहाँ देखिए शासक की आकृति बनी हुई है, यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, और देखिए कुछ इस पे लिखा हुआ है ना। तो ऐसा सिक्का जो है इश्यू करने वाले पहले कौन थे, इंडो ग्रीक्स थे। अगला क्वेश्चन, नेम द लैंग्वेज इन विच द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेर रिटन, जो अशोक के अभिलेख हम लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में देखने को मिलते हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ भाषा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है, भाषा और स्क्रिप्ट अलग है। तो ये जो भाषा है हम लोग को अशोकन इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है वो है प्राकृत, अरमाइक एंड ग्रीक। इन्हीं भाषाओं में जो है अशोक के जो है अभिलेख लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अशोका इज मेंशन्ड बाय व्हिच टाइटल्स इन हिज इंस्क्रिप्शंस। देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें उसका नाम अशोक बहुत कम ही अभिलेखों में देखने को मिलता है, बल्कि उसे ज्यादातर दूसरे नामों से बुलाया गया है। तो वो नाम क्या था ये पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर क्या है, देवनामपीय और प्रियदर्शी, इसी नाम से रेफर किया गया है किंग अशोक को उसके इंस्क्रिप्शंस में। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाजनपद एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है महाजनपदों से रिलेटेड है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको हम लोगों को देखना है। पहला स्टेटमेंट है, while most महाजनपद्स were ruled by kings, some known as गन्स और संघ were oligarchies। दूसरा है, both महावीर एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गन्स। तो जो ज्यादातर महाजनपद थे वहाँ किंग का शासन रहता था, ये स्टेटमेंट सही है। और कहीं कहीं जो गण या फिर संघ व्यवस्था थी वो ओलिगार्की थी। ओलिगार्की अभी हम लोग डिस्कस किए थे जहाँ पर ग्रुप ऑफ मेन जो है मिलकर शासन करते हैं, ठीक है। तो कुछ ही ऐसे संघ थे, ज्यादातर जगह क्या थे, राजा शासन करते थे। तो जो महावीर और बुद्ध है वो ऐसे ओलिगार्की को बिलोंग करते थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। All of the following statements regarding increasing agricultural production in 6th century BC are correct except। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो एक्सेप्ट लग गया है या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है नोट, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा जो है दिमाग में रखा कीजिएगा कि हमको क्या देखना है, हमेशा उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही होंगे लेकिन एक स्टेटमेंट कोई गलत होगा। पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान अडोप्टेड आयरन प्लाउसेयर, ये बात हो रही है 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की। तो कह रहा है कि पंजाब और राजस्थान में जो है आयरन प्लाउशेयर का इस्तेमाल 6th सेंचुरी बीसीई में हो गया था। लेकिन आपकी किताब में बताया गया है कि आपका जो राजस्थान और पंजाब का इलाका है यहाँ पर आपका टिल 20th सेंचुरी जो है आयरन प्लाउसेयर का इस्तेमाल नहीं होता था। तो यही स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees of military, of which fifth looked after। तो पहले जानिए कि मेगास्थनीस कौन थे। मेगास्थनीस जो है ये आपके ग्रीक एम्बेसडर थे जो जिनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। तो ये एक एम्बेसडर थे जो मौर्यन एम्पायर के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए हुए थे। तो यहाँ के बारे में एक बुक लिखते हैं जिसका नाम आपका क्या है, इंडिका। ये भी तैयार कर लेते जाइए साथ में। इंडिका किनकी रचना है, मेगास्थनीस की रचना है। तो इसमें वो यहाँ के मौर्यन एम्पायर के उस समय के जो है काफी जानकारी देते हैं सोसाइटी के बारे में, वहाँ की पॉलिटी और स्पेशली वो पाटलिपुत्र शहर के बारे में भी अच्छा खासा जानकारी देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वो जो है मिलिट्री के बारे में भी जानकारी देते हैं जिसमें कमेटी में 6 सब कमेटी थी। तो पूछ रहे कि जो 5वीं सब कमेटी थी वो किसके बारे में हम लोगों को जानकारी देती है। 5वीं जो सब कमेटी थी वो किससे जुड़ी हुई थी, चैरियट्स, फूड सोल्जर्स, हॉर्सेज या फिर ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चैरियट्स होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन। प्रयाग प्रशस्ति या फिर इसको अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। इनको लिखने वाले पर्सन का नाम था हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के समय में कोर्ट पोएट थे, अभी हम लोग डिस्कस किए। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है देखिए यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं, इसको किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर ब्राह्मी। तो इसको लिखा गया है आपका संस्कृत भाषा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन संस्कृत प्लेस written during Gupta period, women and Shudra speak। पूछा जा रहा है कि गुप्ता एम्पायर के समय, गुप्ता पीरियड के समय जो भी आपके नाटक लिखे गए हैं, प्लेस लिखे गए हैं, उसमें औरत और जो शूद्र कैटेगरी के लोग थे वो लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। उनके नाटकों में जो किरदार है उनका लैंग्वेज क्या रखा जाता था, संस्कृत, प्राकृत, पाली या देवनागरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राकृत।
जो संस्कृत थी ये क्या थी, ये अपर क्लास की लैंग्वेज थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स इज नोन एज, ब्राह्मणों को दिया गया दान में जमीन क्या कहलाता था? जनहार, अग्रहार, दान या फिर भेंट? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? अग्रहार। ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन को अग्रहार कहा जाता था, और इन लोग को टैक्स से भी एग्जेम्पशन मिलता था, टैक्स ये लोग को नहीं पे करना था। और कभी कभी इनको ये भी राइट दिया जाता था कि आप अपने एरिया में रहने वाले लोगों से जो बकाया है, जो ड्यूज है, उसको वसूल सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What were the guilds of the merchants and craftsmen called? इसका राइट आंसर क्या है आपका? श्रेणी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Venturers of which of the following trade were risky but highly profitable? इनमें से किनका काम रिस्की था लेकिन उसमें काफी ज्यादा क्या होता था? मुनाफा होता था। पेटलर्स, सीफारर्स, मर्चेंट विद कैरावन्स ऑफ बुलक कार्ट्स एंड पैक एनिमल्स। इसका राइट आंसर क्या है? सीफारर्स। जो नाविक होते थे, ये देख सकते हैं आप, जो नाविक थे उस वक्त जो है दूर दूर की यात्रा करते थे आपका ट्रेड के लिए। तो आज के समय में जो है इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो उस समय तो नहीं थी, तो इसलिए उनका काम क्या होता था? रिस्की होता था, लेकिन इस व्यापार में उनको काफी फायदा भी मिलता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of these was the most powerful महाजनपद from 6th to 4th century BC? टोटल महाजनपद की संख्या हम लोग क्या पढ़े हैं? 16। 16 में यहाँ पर जो है आपको पूछ रहा है सबसे पावरफुल महाजनपद 6th से 4th सेंचुरी बीसी में कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? मगध। ये जो है सबसे पावरफुल महाजनपद था। बाद में इसी जगह आपका मौर्यन एम्पायर भी स्टेब्लिश होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु अपॉइंटेड धम्म महामात्र? अभी हम लोग पढ़े थे कि धम्म महामात्र कौन थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उनको अपॉइंट किसने किया था? बिंबिसार, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर रुद्रदामन ने? इसका राइट आंसर क्या है? अशोक ने किया था। अशोक ने धम्म महामात्र को इसलिए अपॉइंट किया था ताकि वो उसके धम्म का मैसेज जो है लोगों के बीच पहुंचाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मगध। मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। यहाँ हम लोग को मगध महाजनपद के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ के बताना है कौन सा इसमें से सही है। इनिशियली पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मगध एंड लेटर इट वाज शिफ्टेड टू राजगीर। अभी इसको देखते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि गलत। दूसरा है एलिफेंट्स आर फाउंड इन एबंडेंस इन द फॉरेस्ट ऑफ मगध। ये बात तो सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मगध के सक्सेस के पीछे उनके जो एलिफेंट्स का बहुत बड़ा रोल था कि जंगलों में हाथी मिल जाते थे तो उसको वो लोग जो है अपने वार के लिए इस्तेमाल करते थे, तो इससे उनको काफी एक एडवांटेज मिलता था। दूसरा जो ऑप्शन दिया है कि पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मगध। इनिशियल कैपिटल उसका पाटलिपुत्र नहीं था बल्कि बल्कि राजगीर था, और बाद में उसको पाटलिपुत्र बनाया गया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Identify the best reason for considering King Ashok as Devanampi and Piyadasi by his subject। जो अशोक की प्रजा है, जो सब्जेक्ट्स है, उसको देवनाम्पी या पियदसी क्यों बुलाती थी, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या है? He did well being of society through धम्म। तो अभी हम लोग कई बार हम बता चुके हैं कि ये जो धम्म है, धम्म से जो है अपने उस सब्जेक्ट्स का भला करता था हमेशा। धम्म मैसेज यही था कि आप सब लोग मिलजुल के रहिए, अपने बड़े लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, ब्राह्मणों का आदर कीजिए, है ना। सारे धर्मों को मिलकर रहने के लिए बोलता है, अपने आप को सुपीरियर मत समझिए, बाकी को इंफीरियर नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। तो इन्हीं सारे क्या नाम है मैसेज, धम्म मैसेजेस की वजह से उसको जो है मोरल अपलिफ्टमेंट करना चाहता था अपने सोसाइटी का, इसलिए उसको देवनाम्पीय या फिर पियदर्शी टाइटल दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इश्यू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका वाज पब्लिश्ड इन। एपिग्राफिया इंडिका का जो पहला संस्करण है किस ईयर जो है पब्लिश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1888। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अर्ली तमिल संगम लिटरेचर मेंशंस स्लेव्स नोन एज। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो संगम लिटरेचर है वो किस भाषा में था? तमिल भाषा में था। तो पूछ रहा है कि उसमें स्लेव्स को किस नाम से बुलाया जाता था? आदिमाई, पाणिनि, वेलालर या उछवार? इसका राइट आंसर क्या है? आदिमाई।
स्लेव्स को रिफर किया जाता था आदिमाई नाम से। अगला क्वेश्चन, Which one of the following statements was not a justified reason for Magध as powerful जनपद? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आ गया आपका, नॉट आ गया, तो इसमें से हम लोगों को गलत स्टेटमेंट छांटना है। मगध was trained by several rivers which made their land very fertile। ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी, काफी अच्छी कृषि वहाँ पर होती थी। इन मगध देयर वे रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, ये स्टेटमेंट भी सही है। आज का जो प्रेजेंट डे आपका झारखंड वाला बेल्ट है, आप जानती हैं कि मिनरल्स में कितना रिच है, तो आपका वहां से वो लोग को आयरन और मिल जाता था, तो अच्छे खासे लोग हथियार बना पाते थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पाटलिपुत्र द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध वाज फोर्टिफाइड, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि अभी हम डिस्कस किए थे कि पाटलिपुत्र उसका इनिशियल कैपिटल नहीं था, बल्कि इसका इनिशियल कैपिटल क्या था, राजगीर था। ठीक है, तो ये इसका गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और आखिरी क्या दिया है, मगध वाज रूल्ड बाय पावरफुल किंग्स, ये बात एकदम सही है। वहां पर बहुत आपके महान शासक हुए, जैसे कि आपका बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, कालाशोक हुए। भविष्य में आगे जाके वहां पे आपका नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है, तो वहां पे काफी पावरफुल किंग्स ने रूल किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंस्क्रिप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर क्या आ गया, एक्सेप्ट। तो इसमें से 3 स्टेटमेंट सही है, कोई एक गलत होगा। पहला है इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग एंग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन, मेटल और पोट्री। ये स्टेटमेंट सही है कि जो इंस्क्रिप्शन है मेनली हम लोग को किस पे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपके हार्ड सर्फेसेस पे। ठीक है, आपका पत्थर हो सकता है, मेटल हो सकता है या पोट्री हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोज हु कमीशन देम। जो लोग इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, वहाँ उस इंस्क्रिप्शन में हमको उनके अचीवमेंट को दर्शाया जाता है, उनके आइडिया को दर्शाया जाता है, या उनकी कोई एक्टिविटी बताई जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स सम ऑफ व्हिच कैरी डेट्स, हाँ बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में हम लोग को अभी डेट देखने को मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो जाहिर सी बात है आखिरी गलत है। देखते हैं क्या आखिरी ऑप्शन, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन संस्कृत, ये ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन की भाषा संस्कृत नहीं है, बल्कि क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स इन फर्स्ट सेंचुरी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसने गोल्ड कॉइन इश्यू किया फर्स्ट सेंचुरी में। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि किसने कॉइन इश्यू किया था जिसमें हम लोग को शासक की आकृति, इमेज और उसके नेम देखने को मिलता है। तो उसका आंसर क्या था हम लोग का, ये था इंडो ग्रीक्स। अब यहाँ पूछ रहा है कि पहली बार गोल्ड कॉइन किसने इश्यू किया, मौर्यंस ने, कुशानास ने, चोला रूलर्स या फिर गुप्ता रूलर्स। आप क्वेश्चन को और अगर थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मौर्यन रूलर होंगे नहीं, गुप्ता होंगे नहीं, चोल और कुशान में जो है इसमें आंसर क्या है आपका, कुशाना रूलर। ठीक है, आप स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां से भी अपने ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट टाइटल वाज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द कुशाना रूलर्स, जो ज्यादातर कुशान रूलर्स थे वो कौन सा टाइटल अडॉप्ट करते थे, देवपुत्र, देवतुल्य, देवराज या फिर देवनाम। इसका राइट आंसर क्या है आपका, देवपुत्र है। ज्यादातर जो कुषाण रूलर है वो अपने आप को देवपुत्र कहते थे, जस्ट लाइक जैसे चाइनीज रूलर अपने आप को क्या कहते थे, सन्स ऑफ हेवन। ठीक है, ये टाइटल अपनाते थे ज्यादातर आपके कौन लोग, चाइनीज रूलर। उसी तरीके से जो है आपके कुषाण रूलर अपने आप को क्या कहते थे, देवपुत्र। ये कुषाण भी कहीं ना कहीं उसी एरिया से आए थे, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट इश्यू ऑफ एपिग्राफिया कर्नाटिका वाज पब्लिश्ड इन, एपिग्राफिया कर्नाटिका का जो पहला संस्करण था वो आपका पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1886, का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू अ रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत composed around 2nd century CE, the सुदर्शन लेक was repaired by the king। यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग को किस किस चीज का इंफॉर्मेशन दिया है। पहले पूछ रहा है सुदर्शन लेक की जानकारी हम लोग को देनी है,
उसको रिपेयर किसने किया, और ये जो इंस्क्रिप्शन जिसमें हम लोग को डिटेल मिलता है किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, तो इसमें से किस रूलर ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था? इंडो ग्रीक रूलर, कुषाण किंग कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या रुद्रदामन? इसका राइट आंसर क्या होगा? शक रूलर या शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। इसकी जो जानकारी हम लोग को जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Why is the 6th century BCE often regarded या फिर considered a major turning point in Indian history? जो 6th century BCE है उसको परिवर्तन का काल क्यों माना जाता है? क्या हुआ उस समय ऐसा बदलाव? ऑप्शन क्या क्या दिया है? इमरजेंस ऑफ स्टेट्स, सिटीज एंड टाउन्स, यूज ऑफ आयरन। यही ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि उस समय कई सारे स्टेट्स, जैसे कि आप देखें महाजनपदों का भी उदय होता है, कई सारे उनके टाउन्स जो है डेवलप होते हैं, सिटी जो कैपिटल होते हैं महाजनपद के, जाहिर सी बात है बड़े होते हैं तो सिटी टाउन्स का भी डेवलपमेंट होता है, और उसी समय जो है आयरन का जो इस्तेमाल है वो जोर पकड़ता है, तो इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कई सारी चीज़ों में और होता है, आपका बड़े बड़े किंगडम स्टेब्लिश होने लगते हैं। इसीलिए 6th सेंचुरी BCE को क्या कहा जाता है? एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not one of the main features of अशोका धम्मा? इसमें से कौन सा एक अशोक के धम्म का फीचर नहीं है, नॉट आया है, ठीक है? रेस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड बी जनरस टू ब्राह्मण्स, ये ऑप्शन जो है आपका सही है, क्योंकि धम्म में ये मैसेज देखने को मिलता है। कंसिडर योर रिलीजन सुपेरियर टू द अदर रिलीजन्स, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि वो कहता है कि अपने रिलीजन को आप जो है, मतलब दूसरे के रिलीजन को आपको इंफीरियर नहीं मानना है और अपने रिलीजन को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना है, तो ये जो है मैसेज हम लोग को जो है धम्म में देखने को नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड इन द ईयर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1784। वैसे ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था? ताकि आपका जो आपका एशिया का जो लिटरेचर है, हिस्ट्री है, जो आपका लॉ, आर्ट, साइंस, जो भी एंटिक्विटी चली आ रही है उसको एक्सप्लोर करना, उसको जानने समझने के लिए ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1784। अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। मेनी मौर्यन रूलर्स एडोप्टेड द टाइटल देवपुत्र और सन ऑफ गॉड, ये ऑप्शन गलत है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि ये मौर्यन रूलर्स नहीं बल्कि कौन लोग थे? कुशाना रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, कुशाना रूलर रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल टू साउथ इंडिया। अब ये कह रहा है कि आप जो जो कुशानास थे उन्होंने सेंट्रल और साउथ इंडिया के रीजन में शासन किया, तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है, क्योंकि जो कुशान्स थे उनका जो है शासन आपका सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ था, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो नाइदर वन नॉट ट्रू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेमोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स, पेट्रोलॉजी या आर्कियोलॉजी? इसका राइट आंसर क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आर्कियोलॉजी क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी कहा जाता है, और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया आप लोगों के लिए। हाउ मेनी महाजनपद वेयर देयर, यहाँ पूछ रहा है टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो हम सब लोग जानते हैं इसकी संख्या कितनी थी? 16 थी, और इसमें जो सबसे पावरफुल कौन सा था? मगध महाजनपद था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who were a clan of nomadic people living in China? हम लोग को इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक नोमैडिक पीपल का ग्रुप था जो कहाँ से आया था? मेनली चाइना में रहता था, ठीक है। ग्रीक्स, कुशान्स, एज़टेक्स या फिर माया? इसका राइट आंसर क्या है? कुशान्स। ये जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं हेडलेस जो आपकी मूर्ति, ये कुशान किंग का है, ये सैंडस्टोन स्कल्पचर है आपका एक कुशान शासक का। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। वेयर एलाबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट मिलेनियम BC, फर्स्ट मिलेनियम BC के समय ये आपका एलाबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इसको क्या कहा जाता था?
इसको आपका कहा जाता था मेगालिथ्स। जब किसी डेड इंसान को बरी किया जाता था तो फिर यहाँ पर वैसे आपके स्टोन स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया जाता था और इसी को कहा जाता था मेगालिथ्स। अगला क्वेश्चन, inscriptions that record gifts made to religious institutions are known as। ऐसे अभिलेख जो आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए गए दान के बारे में जानकारी देती है उसको क्या कहा जाता है? यूलोगियम इंस्क्रिप्शंस, वोटिव इंस्क्रिप्शंस, ऑनरिफिक इंस्क्रिप्शंस या डिटेक्टरी इंस्क्रिप्शंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? वोटिव इंस्क्रिप्शंस। ऐसे अभिलेख जिससे हम लोगों को धार्मिक संस्थानों के दिए गए दान का पता चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेरिप्लस इन ग्रीक मीन्स, ये जो शब्द है पेरिप्लस उसका ग्रीक में क्या मतलब होता है? एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। पेरिप्लस का मीनिंग होता है सेलिंग अराउंड और जो इरेथ्रियन होता है इसका मतलब होता है रेड सी। ये जो है एक अज्ञान नाविक के द्वारा लिखी गई किताब है। इसमें उस समय के ट्रेड के रिलेशन, बाकी समुद्री जानकारी, समुद्र के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पेरिप्लस का जो ग्रीक में मीनिंग है सेलिंग अराउंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 किताब का नाम दिया गया है, इसमें से ये पूछ रहा है कि ये सब्जेक्ट मैटर किस किताब में मिलता है। इसकी जानकारी, ये जो बताया जाएगा भी उसकी जानकारी किस किताब में है। दिस डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए विकेट किंग। दिस इंक्लूडेड एल्डरली वीमेन एंड मैन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज एंड इवन एनिमल्स। तो यहाँ पर एक हम लोग को एविल किंग के बारे में, इस किस किताब में एक एविल किंग के बारे में बताया गया जिससे हर कोई परेशान था, जिससे हर कोई त्रस्त था, चाहे मतलब औरत हो, आदमी हो, किसान हो, गांव के लड़के हो या इवन जानवरों तक। तो ऐसी जानकारी हम लोग को गणतंत्र जातक में देखने को मिलती है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Scholars from the mid-20th century onwards were primarily interested in the histories of। आपके 1950 के बाद जो हिस्टोरियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो किनके इतिहास में ज़्यादा क्या नाम है रुचि लेते हैं? किंग्स या फिर इश्यूज सच एज इकोनॉमिक चेंज, डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो है ज़्यादा पहले की इतिहास हम लोग देखें तो किंग के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन लेटर शिफ्ट होता है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जो मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्ली तमिल लिटरेचर, जिसको कि संगम टेक्स्ट भी कहा जाता है, मेंशंस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ऑफ दीज कैटेगरीज विद द पीपल इन द सोशल स्ट्रेटा। ये कुछ टर्म्स दिए गए हैं, वो किसको डिनोट करते हैं ये हम लोग को मैच करना है। आदिमाई, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि स्लेव्स के लिए जो प्रयोग होने वाला शब्द संगम लिटरेचर में क्या था? आदिमाई। तो ए का 3 हो गया। वेलालर और उज्वर बच्चा। अब वेलालर जो है आपके लार्ज लैंड ओनर्स को कहा जाता था और उज्वर किनको कहा जाता था? प्लाउमैन को। ए का 3, बी का 1 और सी का 2। ए का 3, ए का 3 यहाँ पर है, लेकिन बी का 1 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नहीं होगा। ए का 3, बी का 1, ये आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following was not a major political center of Mauryan Empire? इन दिए गए शहरों में से कौन सा जो है आपका एक मेजर पॉलिटिकल सेंटर नहीं था? उज्जैनी, तोशाली, सुवर्णगिरी और सारनाथ। राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? सारनाथ। सारनाथ का आपका जिक्र आता है मेनली गौतम बुद्ध के समय, जब वो यहाँ आके अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, इसलिए सारनाथ आपका प्रसिद्ध है। वो जो है मेजर पॉलिटिकल सेंटर मौर्यन एम्पायर के दौरान नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अरमाइक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट वेर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस इन। यहाँ हम लोग किसके इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं? अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग कहाँ के इंस्क्रिप्शंस में किया गया है? पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान या फिर चाइना। इसका राइट आंसर क्या है? अफगानिस्तान है। देखिए, अशोकन इंस्क्रिप्शंस में प्रयोग होए जाने वाले पहली बात एक होता है लैंग्वेज, ठीक है,
और एक आपका क्या है, स्क्रिप्ट। तो पहले समझते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन सा प्रयोग हुआ है और आपका स्क्रिप्ट कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में प्रयोग होने वाले लैंग्वेज है आपके हैं प्राकृत है, इसके बाद आपका अरमाइक है, और इसके बाद जो है आपका ग्रीक है। और आपका स्क्रिप्ट जो इस्तेमाल हुआ है अशोकन इंस्क्रिप्शन में, वो आपके मेनली कौन कौन से स्क्रिप्ट है। एक है ब्राह्मी है, इसके बाद आपका खारोष्ठी है, खारोष्ठी, और इसके बाद आपका अरमाइक और ग्रीक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि जो ब्राह्मी और खारोष्ठी स्क्रिप्ट है, इसको डिसाइफर करने में किनका रोल है, जेम्स प्रिंसेप का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, शिलापदिकारम एन एपिक वाज रिटन इन व्हिच लैंग्वेज। ये एक एपिक का नाम है शिलापदिकारम, ये किस भाषा में लिखा गया है, ये पूछना चाह रहा है। कन्नड़, तमिल, मलयालम या प्राकृत। इसका राइट आंसर आपका क्या है, तमिल। तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है शिलापदिकारम एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनुस्मृति, one of the popular text of ancient India, provides us information about। जो मनुस्मृति किताब है, इससे हम लोग को किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, या सोशल लॉज के बारे में। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोशल लॉज। मनुस्मृति हम लोग को जो सोशल लॉ के बारे में जानकारी देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाइनीज पिलग्रिम ज़ुआनज़ांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। यहाँ पर एक चाइनीज पिलग्रिम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ज़ुआनज़ांग, जो वो किसके शासनकाल के समय में भारत आए हैं, ये पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, हर्षवर्धन, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। तो वो इंडिया आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तलाश में भारत आए थे। अब कुछ हम लोग असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, असर्शन पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अर्ली टेक्स्ट सजेस्ट दैट देयर वर 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद। देखिए ये ऑप्शन तो सही है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी। रीजन दे रहा है, द लिस्ट आर सेम एज पर बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। 16 महाजनपद की जानकारी आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट दोनों में मिलती है, लेकिन जो 16 महाजनपद है उनका नाम सेम नहीं मिलता है। तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे आपका असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट पहला देखते हैं क्या है। मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो आपका स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुआ था ब्राह्मी थी, खारोष्ठी थी, अरमाइक और ग्रीक थी। संस्कृत स्क्रिप्ट, ये क्या नाम है, स्क्रिप्ट का जो है इस्तेमाल नहीं हुआ है अशोकन इंस्क्रिप्शन में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यूरोपियन स्कॉलर्स एडेड बाय इंडियन पंडित्स वर्कड बैकवर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी बंगाली एंड देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट। यूरोपियन स्कॉलर्स को यहाँ के स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में मदद किया गया था इंडियन पंडित्स के द्वारा। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पर ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला क्या है, नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया इन द 20th सेंचुरी रिगार्डेड किंग अशोक एज एन इंस्पायरिंग फिगर। इसका कारण दिया गया है, किंग अशोक आर्गुबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया कॉन्कर्ड कलिंगा। देखिए यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 20th सेंचुरी में जब आपका यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उस समय के जो नेशनलिस्ट लीडर है वो अशोक को अपना एक इंस्पायरिंग फिगर मानते थे। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और ये भी स्टेटमेंट सही है कि अशोक जो है, जो द अशोक, अशोका द ग्रेट कहा जाता है, वो एक महानतम रूलर थे अर्ली इंडिया के, और उन्होंने कलिंग को जीता था, कलिंग वार में। लेकिन ये असर्शन का रीजन नहीं है, इसलिए नेशनलिस्ट लीडर उनको महान नहीं मानते थे क्योंकि उन्होंने कलिंग जीता था, बल्कि वो एक युद्ध जीतने के बाद जो जन कल्याण के लिए काम करते हैं, अहिंसा का धर्म अपना लेते हैं, इसलिए उनको माना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ ए एंड आर ट्रू,
but R is not the correct explanation of A. Next question. Hordes of Roman coins have been found from archaeological sites in South India. रीजन क्या बताया गया है? साउथ इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर बट देयर वेर क्लोज कनेक्शंस थ्रू ट्रेड। पहले तो आप समझिए होर्ड्स क्या होते हैं। जैसे पुराने आज के समय में तो लोगों के पास गोदरेज का लॉकर है, बैंक का लॉकर है, जहां लोग जो है अपनी चीजों को सुरक्षित रख लेते थे। लेकिन पहले के समय जो है लोग अपनी चीजों को जो है सुरक्षित रखने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी का बर्तन हुआ, उसमें जो है रख के उसको जमीन में गाड़ देते थे, तो उसी को क्या कहा जाता है? होर्ड्स कहा जाता है। तो रोमन कॉइन, रोमन सिक्के का होर्ड्स हम लोग को साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। साउथ इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर बट देयर वाज क्लोज कनेक्शन थ्रू ट्रेड। ये स्टेटमेंट भी सही है कि ट्रेड का रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है रोमन एम्पायर और साउथ इंडिया के बीच। अब ट्रेड का रिलेशन था तभी ना हम लोगों को रोमन कॉइन जो है आपका साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, इसलिए दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, दो ऑप्शन दिया गया है। पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड एंड ब्रोंज वेयर अमोंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड। जो आपका 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के समय जो सिक्के बनते थे उनको पंच मार्क कॉइन कहा जाता था, या हिंदी में कहा जाए आहत सिक्के, क्योंकि उस पे जो पंचिंग किया जाता था। तो यहाँ कह रहा है कि ये जो सिक्के होते थे गोल्ड और ब्रोंज के बनते थे। ये स्टेटमेंट क्या है? सरासर गलत है, क्योंकि आपके जो पंच मार्क कॉइन थे वो आपके सिल्वर और कॉपर के बने होते थे, ना कि गोल्ड और ब्रोंज के। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। Numismatists have studied these and other coins to reconstruct possible commercial network। ये बात सही है। ठीक है, पहले जान लीजिए गोल्ड और ब्रोंज नहीं होता था, ये क्या होता था? आपका कॉपर होता था और क्या होता था? सिल्वर होता था पंचमार्क कॉइन इस्तेमाल। न्यूमिस्मेटिक्स जो है ऐसे सिक्कों का अध्ययन करके उस समय के कॉमर्शियल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये ऑप्शन सही है। जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम लोग को हड़प्पन सील्स जो है मेसोपोटामिया में मिलते हैं, तो उसको स्टडी करके मान लीजिए उस पर जो आकृति बनी है, या फिर ऐसे सील जो हड़प्पा में मिले थे जिसपे नाव वाव बने थे, तो इसको स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट ये कंक्लूड करते हैं कि उस समय सी से ट्रेड होता था, नाव का इस्तेमाल होता था। इसी तरीके से सिक्कों को स्टडी करके कॉमर्शियल नेटवर्क या फिर उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स किस अवस्था में था ये पता लगाने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए गोल्ड कॉइन है, तो इसमें गोल्ड की मात्रा ज्यादा है, इसमें गोल्ड की मात्रा कम होने लगी धीरे धीरे, तो ये माना जाएगा कि इस समय क्या है? ट्रेड फ्लोरिशिंग स्टेट में था, अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था, इसलिए सिक्कों में सोने की शुद्धता ज्यादा है। बाद में डिक्लाइन होने लगा तो उसका क्या है? क्वालिटी भी घट गया। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस जो है अभी डिस्कस किया। अब नीचे आप लोग कमेंट करें कि आप लोग इसमें से कितना स्कोर कर पाए हैं। अगर आज के एमसीक्यू में और इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट करें, ज़रूर उसे भी सॉल्व किया जाएगा। और ध्यान रखें कि अगले संडे जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे सीयूईटी का, तो आप उसे ज़रूर अटेंड करें ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चल रही है। बाकी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लें ताकि जब अगली वीडियो अपलोड होगी तो इसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।